इस बयान की क्या कानूनी हैसियत। आज ये बता रहे हैं कि जी बस जरम साबित हो गया, तो जरम इस तरह साबित हो गया कि आजम खान साहब का जो बयान है वो एक असिस्टेंट कमिश्नर रिकॉर्ड करता है, जो एक इंतजामी अफसर हैं, जज नहीं है। नंबर 1 ये आप नोट करते जाए। और हम बात है 164 का बयान मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। 164 के बयान के लिए जरूरी है कि अगर एक शख्स किसी शख्स को मोरिद इल्जाम ठहरा रहा है तो उस शख्स को बुलाया जाएगा और उसका वकील उस शख्स पे जरा करेगा। तो चेयरमैन पीटीआई की किस वकील को बुलाया गया कि आए जी और जरा करें? मैं 164 सबसेक्शन 2 आपके सामने पढ़ता हूं। तो नहीं, ये बयान 164 के जुमरे में फाल करता है। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से एक तहरीर जो है वो दस्तखत करा के अब पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस केस की पूरी लीगल एनाटमी है जो मैंने आपके सामने पेश। एक शख्स अगवा होने के 33 दिन बाद बरामद होता है और हुकूमत वक्त उसके बयान पे फख्र के साथ जो है मीडिया पे नमूदार होके हमें मोरिद इल्जाम ठहरा रही। कानून कहाँ है? रूल ऑफ लॉ कहाँ है? आपने एक बंदे को अगवा किया जो ग्रेड 22 का ऑफिसर है, अगर उसने बयान देना था मेरे खिलाफ तो 33 दिन तक आपने इंतजार क्यों किया? कानून ये कहता है कि जितनी जल्दी कोई बयान होगा उतनी उसकी अहमियत है। फिर दूसरी बात, आपने अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गलत बयानी की, क्या वजाहत दे सकते हैं? तीसरी बात, आजम खान आपके पास आया कहां से? ये तो बताना पड़ेगा आपको, अदालत में भी बताना पड़ेगा और अगर कमीशन भी बनती है तो बताना पड़ेगा। और अगर वक्त गुजरने के बाद या कमीशन के सामने आजम खान ने यह कह दिया कि जी मुझे तो इन्होंने अगवा किया था, तो आप कहां पे खड़े होंगे? साइफर का इशू जो है अब दोबारा उन्होंने हुकूमत वक्त ने जिंदा कर दिया है। और इससे पहले आप सबको इल्म है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमा पेंडिंग था तो वहां उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने साइफर का कोई जिक्र नहीं किया और इसकी वजह यह थी कि साइफर का जिक्र अगर होता तो बाजवा साहब उसमें इम्प्लीकेट हो रहे थे, लिहाजा उस वक्त उन्होंने खामोशी रखी। यहाँ आप सबको इल्म है कभी साइफर झूठा हो जाता है, कभी गुम हो जाता है। अलग तरतीब इन्होंने बहुत सारे बयानिए साइफर के हवाले से तब्दील किए। दूसरी बात यह है कि अभी मिनिस्टर इंटीरियर साहब ने ये जो स्टेटमेंट जारी की है कि जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था जो रिलीज किया गया। कम से कम आज इनके इस बयानिए से ये इज़हार हो रहा है कि ये साइफर को दुरुस्त या जेन्युइन तस्लीम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि साइफर जो है वो कैबिनेट के सामने लाया गया, कैबिनेट ने उसको डी क्लासिफाई किया। डी क्लासिफिकेशन के बाद इसकी मिनट्स जो है तहरीर की गई। अब बात यहाँ तक महदूद नहीं थी, 2 दफा साइफर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने लाया गया और जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उस वक़्त के जो यूएस में पाकिस्तान के सफ़ीर थे असद मजीद साहब, उनको जो है बुलाया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, जहां एम्बेसडर साहब ने साइफर के कंटेंट्स की तस्दीक कर दी। साइफर का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत में महदूद नहीं रहा सिर्फ NSC तक। साइफर जो है नेशनल असेंबली के सामने रखा गया। इसके बाद इसकी कापी जो है मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई। जब ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपने वक्त में जब इनकी हुकूमत आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक़्त अपना मौक़िफ़ दिया कि हम साइफर के इशू पे जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं और वो मुतालबा जो है आज तक हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। अगर कोई हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट पे या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट पे किसी किस्म की जुर्म का इर्तिकाब हुआ होगा या कोई इलीगलिटी है या कोई ऑफिशियल सीक्रेट जो है वो तश्त-ए-ज़बाम किया गया है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑनरेबल जज जो है या जजेस या किसी भी हाई कोर्ट का जज या जज साहिबान जो इंक्वायरी कर रहे होंगे उनके सामने तमाम शवाहिद आ जाते और अगर इतने हाई लेवल पे ये इंक्वायरी हो जाती तो हुकूमत वक्त के इस मौक़िफ़ की बड़ी तायीद हो जाती कि वाकई जो उनका बयानिया है वो दुरुस्त। गुजारिश ये है कि आज पाकिस्तानी कौम के सामने दोबारा ये चीज़ रख दी गई है कि डोनाल्ड लू ने उस वक़्त के सफ़ीर को ये पैगाम जो दिया था वो उस वक़्त के आर्मी चीफ के लिए दिया था, जनरल बाजवा साहब के लिए, कि जी आप हुकूमत को चलता कर दें। अब हुकूमत ने इस पे ये एक्शन लिया कि अमेरिकन या US गवर्नमेंट का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं है। पाकिस्तानी जो हैं वो अमरीकियों के बाजगुजार नहीं है। ये हमारी कौमी गैरत ये तकाजा करती है कि कोई भी
बैरूनी ताकत जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को इस तरीके से इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत करने या पाकिस्तान में मिनिस्ट्रियल चेंजेस को लाए, तो ये पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की कौमी गैरत पे एक ताज़ियाना है। अब आ जाते हैं आज़म खान साहब के बयान पे। आज़म खान साहब अगवा होते हैं 15 जून को, शाम को घर से निकलते हैं और फिर जो है लापता हो जाते। लापता होने के बाद उनकी फैमिली जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करती हैं। सरकारी मौक़िफ़ आ जाता है कि किसी ने उसको अगवा कर लिया। ये अगवा की जो वारदात हैं ये मुसलसल तकरीबन 33 अयाम तक कंटिन्यू रहती है। 33 अयाम के बाद अचानक आज़म खान साहब जो हैं उसके बारे में मीडिया के ज़रिए बताया जाता है कि आज़म खान ने किसी मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश होके 164 के बयान के ज़रिए चेयरमैन PTI को मोरद इल्ज़ाम ठहराया है और जो साइफर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसकी नफी। अब मैं पूरे कौम के सामने आज़म खान के बयान की एनाटमी रखता हूँ। नंबर 1, ये आज़म खान किसकी तहवील से अदालत ले जाया गया। बाद यूं नज़र में नज़र आ रहा है कि शायद आखिरी दफ़ा इसको FIA के हवाले किया गया। जब FIA के पास ये था और अब ये साबित हो चुका है कि ये रियासती इदारों के पास था, तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के सामने गलत बयानी की, यानी इन्होंने अगवा किया था, ये वज़रा साहिबान या इनकी हुकूमत ने अगवा किया था, जो आज हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। नंबर 1, ये वाज़ेह हैं 2 और 2। नंबर 1, आज़म खान मिस्टीरियसली अचानक इनकी तहवील से बरामद होता है। आज़म खान को बयान देने से पहले या बयान देने के बाद मीडिया के सामने नहीं लाया जाता है। FIR कौन सी दर्ज की गई है FIA ने साइफर के इशू पे, क्योंकि मिनिस्टर इंटीरियर ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि 161 का बयान हुआ है। 161 का बयान जो है FIR के बाद होता है। 164 का बयान जो है वो इंक्वायरी में भी रिकॉर्ड हो सकता है और FIR के स्टेज पे भी रिकॉर्ड हो सकता है। FIR कहाँ पे, कौम के साथ क्यों शेयर नहीं की गई, या अगर कोई इंक्वायरी थी तो वो इंक्वायरी कब लॉन्च की गई, उसका क्या नंबर था, उस इंक्वायरी के हवाले से जो आपका मेन मुल्जिम है चेयरमैन PTI, कोई नोटिस आपने जारी किया है, उसका मौक़िफ़ सुना है, उनको आपने इल्ज़ामात या जो चार्जशीट है कन्वे की है। इन सब सवालात के जवाबात नफ़ी में। अब इस बयान की नंबर 2, जब भी 164 का बयान होता है इसकी 2 सूरतें होती हैं, एक है इनकल्पेटरी और एक होती है एक्सकल्पेट। यानी एक बयान ये होता है जिसमें मुल्जिम खुद अदालत को कहता है कि हाँ जी मैं भी शरीके जुर्म था, और दूसरा बयान वो कहते हैं कि जी मैं इस जुर्म का गवाह हूं। कानूनी तौर पर हमें यह नजर आ रहा है कि वो इस बयान को सुल्तानी गवाह बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि आज़म खान के इस बयान में उन्होंने जो लिखवाया है सारा मलबा जो है वो चेयरमैन PTI पर फेंकने की कोशिश की है। अब 164 बयान के 5 बुनियादी रिक्वायरमेंट हैं और इसकी तायीद होती है आर्टिकल 10 और आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बुनियादी हक हैं पाकिस्तान के अवाम का कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयर ट्रायल, ये पाकिस्तान कि तमाम अवाम का बुनियादी हक है। अब फेयरनेस, कोई पाकिस्तानी जो है सोच लें कि इस पूरे प्रोसेस में शख्स अगवा होता है, 33 दिन बाद रियासती इदारों की तहवील से बरामद होता है, अचानक मिस्टीरियसली किसी अननोन अदालत में नहीं किसी असिस्टेंट कमिश्नर के पास ले जाते हैं और वो बयान लिख लेता है। बयान लिखने से पहले उस पे 5 जिम्मेदारियां हैं। नंबर 1, वो बयान लिखने से इनकार करेगा अगर उसके सामने ये बात लाई जाए कि ये जो शख्स बयान दे रहा है उसको या कोई तहरीर दी गई, कोई लालच दी गई, थ्रेट किया गया, डिवोर्स के तहत है या टार्चर किया गया। अगर ये इनमें से एक भी चीज है तो कोई बयान नहीं लिखा जाएगा। क्या उस असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यह मुनासिब था? पूरी मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान को इल्म है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो ग्रेड 22 का अफसर हैं वो इस्लामाबाद के पोस्ट F6 सेक्टर से अगवा हुआ है और DMG अफसर हैं जिसने ये बयान कलमबंद किया है। उसको इल्म नहीं है कि ये शख्स मिसिंग है। इस शख्स के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है। इंतजामिया ने यह बयान दिया हुआ है कि ये अगवा हुआ है। सबसे पहला उसका काम था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करती कि जी वो
जो गुमशुदा या अगवाशुदा शख्स है वो मिल गया। नंबर 2, जब ऐसे शख्स का बयान लिखा जाता है तो उस शख्स को अदालत ये पाबंद है कि उसको पुलिस के हवाले नहीं करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी को पता है कि आजम खान साहब कहाँ हैं? अगर किसी को पता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरी वाशगाफ मिसकंडक्ट का इर्तिकाब किया है उस असिस्टेंट कमिश्नर के पार्ट पे जिसने ये बयान कलमबंद। तीसरी बात, ये जो बयान